हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के जो नीट के अभी क्वेश्चंस आए हैं, जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये क्या रहेगा, हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें हम और एक अपने 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे करके ही हम क्या कर देंगे, 5 पार्ट में पूरे 50 क्वेश्चन जो आए हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम आराम से, अच्छे से देख रहे हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि क्या था। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, एकदम सिंपल आए हैं। बट जिसने बुक अच्छे से रीडिंग करी होगी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के अलावा, उससे क्या होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस बने होंगे। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एनसीईआरटी ही कोई रीड किया रहता तो उसी से बन जाते हैं। ऐसे भी आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रीवियस में हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। ये वाला क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेक्टिफायर के ऊपर है। इन एन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, एक हाफ वेव रेक्टिफायर बोल रहा है और उसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहां पे पूछ रहा है, और कौन सा है, हाफ वेव है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पहले सिंपल तरीके से समझे। तो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है हाफ वेव में। फुल वेव होता तो डबल हो जाती। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ना, 60 हर्ट्ज यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट भी क्या होगा, 60 हर्ट्ज ही होगा। अब कैसे, तो इसको यदि हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे अपना हाफ वेव में क्या होगा, हाफ वेव में कैसे वो चीज रहेगी, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, जैसे हम यहाँ पे एक साइकिल ले लें, दो ठोक ले लेते। इसको हम ले लेते क्या, अपना इनपुट ले लेते, इनपुट साइकिल। और ये क्या हो जाएगी, आउटपुट साइकिल। ठीक है, ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर ही है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, समझ जाइएगा। अब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है एसी की, वो कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, और ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको ना एक साइड की जो पोलैरिटी है उसको कन्वर्ट करेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा कन्वर्ट किया, फिर इसको ऐसे नीचे लाइन में डॉटेड कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे वो। ये ऐसे नीचे आ गया एक्सटेंड, हर एक साइकिल उसका मतलब हर एक क्वार्टर पार्ट। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे कन्वर्ट करेगा, ये वाला हिस्सा कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद यहां पे वो नहीं कन्वर्ट करेगा ऐसा, मतलब ये जो नेगेटिव पोलैरिटी वाला हिस्सा है उसको नहीं करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर ये हिस्से को नहीं करेगा, फिर इसको कन्वर्ट करेगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ऐसे में तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जानी चाहिए, बट नहीं। यहां पे यदि हम देखेंगे एक साइकिल, तो एसी की एक साइकिल कितनी है, ये है एक साइकिल, ये है हमारी 1 साइकिल, 0 से लेकर 2 पाई तक। अब यहां पे आप देखेंगे तो इसकी भी एक साइकिल कितनी होगी, ये होगी आउटपुट की भी 1 साइकिल। मतलब वो पॉजिटिव हिस्से को तो कन्वर्ट, मतलब पॉजिटिव हिस्से को तो वो ठीक किया ही, उसके बाद वो कुछ देर आइडियल भी तो चल रहा है, ये इतना टाइम भी तो ले रहा है, तो ये पूरी अपनी एक साइकिल ले ही रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 60 हर्ट्ज थी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 60 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि जो एक साइकिल का ड्यूरेशन है वो सेम है इसमें। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब उसके बाद यदि दूसरा देखें हम, नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर का देखें, तो फुल वेव रेक्टिफायर का कैसे होगा, इनपुट और आउटपुट। ये हमारी इनपुट साइकिल हो गई। ठीक है, और आउटपुट देखें इसका, तो वो क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों को क्या कर लेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा, मतलब एक पोलैरिटी कर देगा। ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखें तो ये कैसा बनाएगा अपनी साइकिल, इसको भी नीचे तक एक्सटेंड कर लें। अब इसमें एक साइकिल में क्या होगा, लगभग दो टाइप की साइकिल बन जाएगी फुल वेव में। ये क्या है हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर है। अब यहाँ पे कैसे बनाएगा, ये पॉजिटिव हाफ को वो कन्वर्ट किया ऐसे, दूसरे डायोड के कारण क्या होगा, ये भी ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ऐसा। तो ये है क्या है, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक साइकिल कितनी थी, यहां से लेके यहां तक थी, ये 1 साइकिल थी उसकी। ठीक है, इसकी एक यहाँ पे कितना है, ये देखिए दो चीज बन गई, 0 गया 2 गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइकिल बन गई, ये उसकी एक साइकिल हुई, और ये वाली क्या हो गई, सेकेंड हो गई। तो फुल वेव रेक्टिफायर यदि होता और यहाँ पे
मतलब क्या है, आउटपुट है उसका। 60 हर्ट्ज होती तो ये कितना हो जाता, 120 हर्ट्ज हो जाता यदि फुल वेव होता तो। मगर यहाँ पे क्या दिया, हाफ वेव दिया है, तो 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ये वाला। एक साइकिल में वो कुछ देर तो रहता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का हमारा 4, 60 हर्ट्ज ही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, लेट T1 and T2 be the energy of an electron in first and second excited state of an hydrogen atom। T1 T2 क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 T2 इज। T1 और T2 का रेशियो क्या है, ये चीज पूछ रहा है। 9:4, 1:4, 4:1, ये चीज पूछ रहा है। तो यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जो ग्राउंड स्टेट में रहता है उसकी एनर्जी हम देखेंगे, वो स्टेट क्या होता है, 1 होता है। और पहला और दूसरा एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 2 और 3 होगा। ये डायग्राम, ये फोटो आप हमेशा बहुत सारे बुक में देखते ही होंगे। हर बुक में आपको हाइड्रोजन लेवल के एक्साइटेड स्टेट की फोटो आपको दिखाता ही होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं, रेशियो क्या होगा। तो अब यदि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में देखें, अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब ये n क्या होता है, तो यहां पे देखते हैं एनर्जी का इसका रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होगी। ठीक है, एकदम सिंपल, लोएस्ट एनर्जी। यहां पे n कर दिए तो यहां पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यदि हम E1 ले लिए तो। बिल्कुल ये नॉर्मल है, En ऐसा बोल सकते हैं कोई भी लेवल। तो ग्राउंड स्टेट क्या होगा हमारा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी एकदम मिनिमम एनर्जी है, जब वो एकदम क्लोज वाले ऑर्बिट, न्यूक्लियस के एकदम क्लोज वाले ऑर्बिट में क्या करते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा। और यहां से क्या होगा, एकदम इसमें से कोई वो फोटॉन्स नहीं छोड़ेगा, ये कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है। अब वो क्या बोला, T1 उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है और T2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां पे क्या बोला है, T1, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या बोल रहा है, T2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3। ये मतलब क्या हुआ, एक और ऊपर लेवल में गया इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सेकंड लेवल में, फिर थर्ड लेवल में गया, तो ये 2 एक्साइटेड स्टेट हो गए। और उसके बाद क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कुछ देर तक रहता है, फिर उतने ही एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इन्हीं दोनों स्टेट का हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 मतलब क्या हो जाएगा, E, और कौन सा n है, वो 2 है, तो E2 बोल सकते हैं इसको। n2 ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, -13.6, n क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो तो रेशियो में ऑलरेडी कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी। ओके, और T2 देखते हैं। T2 मतलब क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब क्योंकि वो n इक्वल टू 3 है तो वो थर्ड एनर्जी लेवल पे रहेगा। मतलब n की वैल्यू यहां पे हम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -13.6, 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन्हीं दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। और रेशियो कैसा निकालना है, T1/T2 का रेशियो निकालना है, बिल्कुल। ठीक है, T1 की वैल्यू लिखते हैं, -13.6, 2 का स्क्वायर, T1 आ गया, और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टे में आ जाएगी। T2 की वैल्यू अपोजिट रखाएगा, तो कहां है T2, ये 3 का स्क्वायर बाई -13.6। ये जो माइनस आता है एनर्जी लेवल में, ये क्यों आता है, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये 13.6 कट गया, मतलब क्या बचा, 3/2 का स्क्वायर बचा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आंसर आया, 9:4।
ये आ गया आंसर। और यदि आपको इसका एनर्जी लेवल का डायग्राम देखना है, कौन सा एक्साइटेड स्टेट होता है, कोई भी बुक खोल के देखिए, उसमें आपको बोर्स मॉडल के आगे जब एनर्जी के बारे में डिस्कस करता है तो आपको दिख जाएगा कि 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट है, 2 3 4 5 एक्साइटेड स्टेट रहता है हाइड्रोजन एटम। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो क्या है हमारा आंसर? इसमें आंसर होगा फर्स्ट अपना, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, 9:4 ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और पता होना चाहिए, बट सिंपल ही है यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बट इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए ज्यादा, तो आप इसको बना सकते थे। क्या बोल रहा है? इन ए गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार से ना रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पे। तो वो क्या छोड़ा है? दो ठो चीज छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन प्लस और एक न्यूट्रिनो छोड़ा है, यही चीज यहाँ पे चेक करनी है। और जो ये एक्स है वो एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके के बारे में क्या होता है ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं रहता है। यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा, इसको समझते हैं। कैसा दिया हुआ है हमें? एक तो Na दिया हुआ है, Na है। ठीक है, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन से मतलब है। ठीक है, नीचे क्या है, 22 दिया है, 22 11 है, सॉरी, नीचे 11 दिया है, ये 11 और ऊपर उसकी पावर में कितना है, 22। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, 22, ये 22। ठीक है, ओके, और आगे देखते हैं। गिव्स एक्स दे रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन है मगर उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, और प्लस एक ये दिया हुआ है, ऐसे वी टाइप का सिंबल है, ओरिजिनली वो न्यूट्रिनो का सिंबल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए तो जो नीचे लिखा रहता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन है और उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि स्टेबल है तो, कोई आइसोबार नहीं है तो। और ऊपर में जो ये 22 है ये क्या होता है, हमारा मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये एक रेडियो एक्टिविटी का है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स और एनर्जी एमिट करता है और स्टेबल फेज में आ जाता है। बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम, ये सब क्या होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होते हैं, सब रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बस हमें ये चीज समझनी, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव कुछ फिनोमिना हुआ, वो एक मटेरियल छोड़ा एक्स और साथ में क्या छोड़ा, ई प्लस और वी। तो ये जो ई प्लस है ये क्या है, ये जो ई प्लस है ना ये क्या छोड़ा है बताओ, यहाँ पे पॉजिट्रॉन छोड़ा है। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा मगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, मगर इसका चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत खतरनाक खतरनाक चीज निकलती है, एंटी मैटर भी निकलता है, उसको आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंटी मैटर क्या होता है, एक एंटी मैटर 1 किलो का मान लेते हैं, एंटी मैटर लें और 1 किलो का मास लें, दोनों को मिलाए ना तो दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट कर देंगे और सिर्फ एनर्जी छोड़ेंगे। 1 किलो में तो कुछ बहुत ज्यादा ही ब्लास्ट हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी चीज का मैटर और एंटी मैटर को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट कर देते हैं और फुल एनर्जी छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन ही है, पूरा इलेक्ट्रॉन रहेगा, मास वास उसका सब सेम रहेगा, बस एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसका चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो दूसरा पार्टिकल है ये क्या है, एक न्यूट्रिनो है। एक मासलेस पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिनो, जिनका कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बट ये भी एक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये क्या छोड़ा है यहाँ पे, न्यूट्रिनो छोड़ा है, NO। ठीक है, अब जब भी कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में पॉजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो निकलता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डीके हुआ है ना वो कौन सा डीके हुआ है, बीटा प्लस डीके हुआ है। ये ना बीटा प्लस डीके हुआ है, क्यों, क्योंकि यदि यदि बीटा माइनस डीके होता, सिंस बोल देते हैं, ठीक है, यदि बीटा माइनस डीके होता ना तो उसमें क्या होता ना, ये इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छूटता, वहां पे ना ये एक्स के बाजू में इलेक्ट्रॉन रहता, तो वहां पे साइन कैसा रहता है, ऐसा। और साथ ही साथ वहां पे ये वी नहीं निकलता, वी है वो एक प्रकार का, मान लेना वी से भी डिनोट कर सकते हैं, वहां पे ना वी बार निकलता है।
ये वी बार क्या है बताऊं, ये ना न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, मतलब ये एंटी न्यूट्रिनो होता है ये वी, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है, एक प्रकार का एंटी न्यूट्रिनो, मतलब न्यूट्रिनो का ही वो एंटी पार्टिकल है। अब जो एंटी पार्टिकल होता है उसका बस चार्ज अलग होता है, बट न्यूट्रिनो के पास चार्ज नहीं होता, तो दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट करते हैं और एनर्जी देते हैं, ऐसा रहता है। तो यहां से ये दोनों से हमें समझ में आता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है यहाँ पे। पॉजिट्रॉन छूटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज का है वो छूटा है, और एक न्यूट्रिनो छूटा है, तो बीटा प्लस डीके, क्योंकि बीटा माइनस डीके होता तो एक इलेक्ट्रॉन छूटता और एंटी न्यूट्रिनो छूटता, बट यहाँ पे क्या छूटा है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो अब बस ये चीज हमें समझ में आ गई ना, तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि बीटा प्लस डीके में क्या होता है, जो ये एक्स एलिमेंट होता है ना, उसमें बस एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, दोनों में एक में बढ़ जाता है और एक में कम होता है। बीटा प्लस डीके में देखें तो क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाता है, 1+ हो जाता है, ठीक है। और बीटा माइनस डीके में क्या हो जाता है, 1- हो जाता है, मतलब एक बढ़ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा उल्टा मैंने लिख दिया, इसमें क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा, तो यहां पे 1- लिख देते हैं, 1 एक माइनस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, जो भी यहां पे एलिमेंट होगा कुछ बीटा माइनस डी के होता तो एक बढ़ जाता। तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या होगा, ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर बस एक बढ़ जाएगा, मास नंबर वही रहेगा 22, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया 12 हो गया। अब यहां पे वो कोई भी एलिमेंट रहे एक्स, ये दोनों चीज यदि हमने देख ली तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 12 और 22 किसका है, ऑप्शन में देखेंगे तो 12 और 22 किसका है, एनी का है। क्वेश्चन में भले वो एनए है, क्वेश्चन में एनए ही दिया है बिल्कुल, मगर आंसर में क्या हो जाएगा, वो एनी 12-22 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। यदि हमें बीटा माइनस डी के मिलता, ये दोनों चीज मिलती तो एक प्लस कर देते, अभी हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, माइनस कर दिया, सही निकलेगी। अच्छा माइनस करना है तो हमने 12 लिख दिया, ठीक है सही कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस किया है एक तो 10 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर एक हमने माइनस कर दिया, 11 था तो 10 हो गया, तो 22 12 एनी यही आया है बिल्कुल। तो ये किस में आ रहा है, आंसर 4 में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फोर्थ वाला हो जाएगा। 22 और 10 सेम, यहां से हमें दिख गया कि ये क्या है, बीटा प्लस डीके है, और बीटा प्लस टीके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक माइनस हो जाता है, तो जो 11 है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये क्या आया, क्योंकि ये तो एकदम पता भी नहीं रहेगा इन दोनों से ही। बाकी आप देख लो तो बाकी सब अलग होगा, 12 हो गया है यहाँ पे, ये वाला यदि कोई बीटा माइनस समझ लेता तो वो 23-11 ये भी अलग है, और 23-10 क्योंकि मास नंबर यहाँ पे चेंज हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी सब नहीं होंगे, बस फोर्थ वाला ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो याद रखिएगा बीटा प्लस में क्या होता है, 1-, बीटा प्लस में -1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, -1 होता है एटॉमिक नंबर, और बीटा माइनस में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है एटॉमिक नंबर। ये चीज याद रखिएगा, और वो यहां समझ में आ सकता है कि क्या पार्टिकल वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, अ लॉन्ग सोलोनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स पर mm, उसका रेडियस दिया है सोलोनॉइड का और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, बट वो जो पर यूनिट लेंथ में हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं वो मीटर में होता है, यहाँ पे mm में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इफ 1 एम्पियर करंट flows through the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is, magnetic field strength क्या होगी। अब यहाँ पे लॉन्ग सोलोनॉइड दिया है, तो लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब क्या होता है कि उसके बीच की फील्ड यूनिफॉर्म होगी, और जो सोलोनॉइड की लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू उसका रेडियस से। लॉन्ग सोलोनॉइड में ये अजम्पशन होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम किसी भी सोलोनॉइड की, B = μ0 n I, ये होता है उसका फॉर्मूला। μ0 क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू होती है 4 pi × 10⁻⁻⁷। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, याद रखिएगा। r का कोई काम नहीं है यहाँ पे, n निकालना है, बट वो पर यूनिट लेंथ वहां पे मीटर में होती है, यहाँ पे mm में दिया है, तो ये चीज हमें बस निकालनी पड़ेगी। तो n देखते हैं क्या दिया है, ये 100
टर्न्स पर एमएम दिया है, तो इसको हम क्या कर लेते, पर मीटर कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, पर मीटर के लिए 10⁻³ यहां पे हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक इसमें आ जाएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हम बोल सकते हैं पर मीटर में आ जाएगा। यही सब चीज है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये जो सोलोनॉइड की फील्ड स्ट्रेंथ, सोलोनॉइड के अंदर जो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, ये फॉर्मूला एकदम सिंपल रहता है, सबको याद होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, n कितना हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 10⁻³ और करंट 1 एम्पियर का दिया हुआ है। रेडियस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, रेडियस का कोई यूज नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 10⁻³ को हटा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻4 है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। बिल्कुल, ये क्या हो गया, 10⁻⁻2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे -4 है और ये 2 जीरो। ठीक है, और 4 पाई है, तो 4 और पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 तो आएगा ही आएगा ना, तो मतलब 12 आएगा और कुछ पॉइंट में भी आएगा, और इंटू 10⁻⁻2 तो है। तो देखते हैं कौन सा आंसर है यहाँ पे, 12.56 है, ये चीज तो दिख गया। और 10⁻⁻2 भी हमको मिल रहा है टेस्ला, तो 12.56, दोनों 56 है तो 56 ही होगा, और 10⁻⁻2 वाला ये, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल आंसर 3 होगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कैसे इसको तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और 4 3 तो 12 ही है, कुछ पॉइंट में आएगा ना, तो 12.56 10⁻⁻2 टेस्ला, ये उसके अंदर की क्या होगी, सोलोनॉइड के अंदर की फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सिंपल आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू के बारे में हम जानते हैं, उसी का क्वेश्चन है ये। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू, देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है वो। पीक वोल्टेज पूछ रहा है एसी सोर्स का, इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट, होगा ही नहीं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, और सेकंड फोर्थ क्या बोल रहे हैं, √2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ, √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स, तो ये वाला तो सही होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि और भी कुछ बन जाए। जैसे फर्स्ट क्या होता है, एक से हम डिनोट करते हैं आई एम। ये आई एम क्या होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। आई एम क्या होता है, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, जो आधे साइकिल के लिए हम निकालते हैं, जो उसका डेफिनेशन रहता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.637, 0.637 I0 क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग साइकिल की मैक्स वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड। ये क्या होती है, उसकी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। दूसरा क्या होता है, आई आर एम एस, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू यूज करते हैं, और दूसरी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। अब ये कितनी होती है, 0.707, बिल्कुल 707। I0 मतलब क्या है, उस साइकिल, जो एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, उसके एम्पलीट्यूड की, मतलब मैक्स वैल्यू, पीक वैल्यू I0 को बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या बोला है, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है, हम करंट के टर्म्स में कर रहे हैं, अब वोल्टेज के टर्म्स में लिखोगे तो भी वही सेम होगा। बिल्कुल, वोल्टेज के टर्म में बोल दे तो वही सेम, ई एम इक्वल टू 0.637 E0, और ई आर एम एस मतलब वोल्टेज की वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू 0.707 E0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, ये जो 0.707 है, इसका मतलब क्या होता है, किसी दोनों में सेम ही होगा, तो करंट के टर्म में देख लेते हैं, ये कितना होगा, 1/√2 ही होता है, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 I0, ये इसको ई के टर्म में बोलते हैं, ई आर एम एस इक्वल टू 1/√2 I0। अब यहां पे हमें पीक वोल्टेज या पीक वैल्यू निकालनी है, सेम ऐसा वोल्टेज वाला ही होगा, तो इसको यदि मैं E0 बोल दूं और इसको मैं ई आर एम एस बोल दूं, तो क्या होगा, E0 इक्वल टू क्या होगा, E0 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू
ई आरएमएस, दोनों करंट और वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। √2 टाइम्स, यही तो आ रहा है, √2 टाइम्स, तो आंसर क्या होगा 4। करंट होता तो करंट के केस में भी वही होता, √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। 16 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 1 ओम, इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, एक स्क्वायर लूप को। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, यही लाइन से आपका क्वेश्चन गलत होगा और सही होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, एक लूप है और वो लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वो लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। मतलब ये पेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके तरफ आ रही है मान लीजिए, और ये लूप का प्लेन है, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या दिक्कत करेंगे कि जो ये प्लेन हो गया, मतलब कैसा है यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं बी, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो लूप है, मतलब लूप का जो प्लेन है वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ये इस फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसा। मतलब ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो कैसा आएगा, ये आएगा एरिया वेक्टर, ये ऐसा होगा, ये एन कैप, एरिया वेक्टर को एन कैप से बोलते हैं। अब यहां पे देखें, एन कैप भी उसी डायरेक्शन पे, बी भी उसी डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एन कैप भी क्या है, इस डायरेक्शन में। मतलब इन लोग दोनों के बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ये चीज यहां पे जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को तुरंत पढ़े और बोले कि क्या है, प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैं थीटा ले लेता हूं 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री ले लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन क्या होता है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो बी ए कॉस थीटा होता है। अब थीटा 0 डिग्री होगा तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, यदि थीटा यदि 90 डिग्री हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब फ्लक्स पास ही नहीं होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। बी कितना है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0.5 टेस्ला। एरिया दिया है, स्क्वायर लूप है और उसका साइड 1 मीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और कॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री हम लेंगे, याद रखिएगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पढ़ लेंगे कि परपेंडिकुलर पढ़े, मतलब वो थीटा 90 डिग्री ले लिए एरिया वेक्टर, और उससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 वेबर, जो गलत है। आंसर आना चाहिए 0.5 वेबर, सिर्फ 0.5 ही तो बच रहे हैं आप। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.5 वेबर, डब्ल्यू बी, क्योंकि सब तो 1 ही 1 है उसके बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे की पॉइंट था, इसी के कारण कोई 0 क्लिक, मतलब 0 वेबर ले लेता तो उसका क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि प्लेन उसका परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोल रहा है, एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर 2 पढ़ना शुरू करते हैं 12th में, तो आपको मिलता है। कैसे देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अब एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ये फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुई। अब एक पॉजिटिव चार्ज के पास मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो ये होगा, ऐसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये गोले में। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, यही होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, बिल्कुल। तो यहां से क्या है, जो v है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब जितना मैं इस चार्ज से दूर जाऊंगा उतना v की वैल्यू क्या होती जाएगी, पोटेंशियल कम होते जाएगा। यहां पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा और दूर में पोटेंशियल सबसे कम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से टेस्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से हमें क्या समझ में आता है कि वो रेडियस पे डिपेंड करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब
क्या है यहाँ पे? स्फेरिकल सिमेट्री है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? यही, ये सर्कल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस और फीड लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है। तो अब देखेंगे तो ये क्या है? हर जगह 90 डिग्री है। सबसे बेसिक चीज जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, देखो हर जगह ये क्या है? 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये यदि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसा 90 डिग्री। यहां पे भी आप देख सकते हैं हर जगह 90 डिग्री ही है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा रहेगा, यहां से 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? फोर्थ। एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये। ऐसी नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर दो, अंदर तरफ आएगी सारी फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा ही बनेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? 490 डिग्री, बाकी सब नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? एक आइडियल गैस undergoes 4 different process from the same initial state as shown in the figure। एक आइडियल गैस है, पीवी डायग्राम विजिबल है आपको? ओके, ठीक है। और 4 प्रोसेस वो जा रही है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से। दीज प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस अमंग 1 2 3 4 इज। कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, यहां पे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखें बाकी सब चीजों के बारे में। यदि हम फर्स्ट यहां पे कौन सा वाला ये चारों कर्व में से एडियाबैटिक है वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है? आप देख सकते हैं ये प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है मगर प्रेशर सेम है। तो ये जो फोर्थ वाला है ना, ये क्या है? प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या है? आइसो बार प्रोसेस है ये फोर्थ वाला, ठीक है। वन को देखते हैं। वन में क्या है? अब देखो वॉल्यूम सेम है, बस प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, सब में नीचे ही एरो होगा। तो ये क्या है? V इज इक्वल टू सी। मतलब जो वन है, आइसो बार कौन सा हो गया अपना? आइसो बार तो खुद फोर्थ है, ठीक है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये कौन सा है? अपना वन वाला है, आइसोकोरिक, ठीक है। अब ये 3 और 2 के बीच में क्या हुआ हमें पहचानना है, ठीक है। अब एक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कि जो स्लोप, ये क्या ऐसा जो ढलान है इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लोप बोल रहे हैं। तो यदि हम स्लोप देखें किसका? एडियाबैटिक प्रोसेस का, एपी लिख देता हूं, वो क्या होता है हमेशा? गामा टाइम्स क्या होता है? स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो आइसोथर्मल का स्लोप रहेगा उससे अपन गामा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है यही क्या होगा? हमारा एडियाबैटिक होगा, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा होगा आइसोथर्मल से। तो सेकंड वाला ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा यहाँ। क्योंकि ये जो थर्ड वाला है इसको मैं क्या लिख देता हूं? T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देता हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस है। या पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखो, मतलब तो वही होगा। तो थर्ड वाला क्या है? आइसोथर्मल है अपना। ये थर्ड वाला क्या है? आइसोथर्मल। सेकंड वाला क्या होगा? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। अब इसके बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकंड लिखना है तो कहां डालें। तो दूसरा नंबर कहां है? ऑप्शन में सर्च करिएगा सेकंड, किसमें है? वो थर्ड में है। तो थर्ड क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको थर्ड मतलब ये फोर्थ वाला क्लिक कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो क्या है? सेकंड वाला एडियाबैटिक प्रोसेस है, ओके। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है? व्हेन लाइट्स प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर। एक परमिटिविटी है, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी है। परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, परमिएबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट v इज गिवन बाय c। क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है और बताना है, ठीक है। कौन सा आएगा? वेलोसिटी ऑफ द लाइट किसी मीडियम में हम निकालेंगे, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा जब भी कोई भी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? उस मीडियम की मैग्नेटिक और उस मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में। तो कोई भी मीडियम में यदि हमें स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू, ठीक है। एप्सिलॉन पहले लिख देते हैं, एप्सिलॉन और म्यू, ये होता है फॉर्मूला। ये एप्सिलॉन और म्यू क्या है? उस मीडियम की क्या है? वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताते हैं कि उस मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, ये बताते हैं, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब जब वैक्यूम और एयर में लेते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? c इज इक्वल टू
1/√ε0 और μ0। ये फ्री स्पेस और एयर की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बता रही है। ये इलेक्ट्रिक, वो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है। किसके टर्म में? सी के टर्म में निकालना है। ऑप्शन देखिए आप, सी और रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में निकालना है। ये दिया है रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसके टर्म में हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक का देखते हैं, मतलब एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो। मतलब ये उस मीडियम की होगी जो यहां पे हमें देखना है, और ये क्या है, फ्री स्पेस का। सेम ऐसी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बात करें, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये भी क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये भी क्या होगा, एब्सोल्यूट उसकी और उसके फ्री स्पेस की, यही होगा। अब यहां से इसको रिजॉल्व करें तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर से ई0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक बन गया। और नीचे यहां पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हो गया। अब यही दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं दोनों को। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, 4 टर्म आएगी उसके नीचे, अंडर रूट पहले एप्सिलॉन की वैल्यू, तो एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव है, एप्सिलॉन 0 ये फ्री स्पेस का है, फिर म्यू आर ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और म्यू 0, आर वाली रिलेटिव है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी, और फ्री स्पेस क्या है, परमिएबिलिटी। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो ये वाली पूरी टर्म तो सी हो जाएगी। कौन सी वाली, इसको यदि मैं ले लूं, ठीक है, और इसको ले लूं, और यहां से मैं 1 ले लूं, तो ये तो मेरा सी बन जाएगा, ये तो मेरा सी हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचेगा बस, अच्छा ज्यादा वो कर दिए क्या, कौन कौन सा लेना है यहाँ पे, E0 लेना है, ये और ये दोनों को यदि मैं रूट में ले लूँ तो सी बन जाएगा। तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू, ऊपर 1 है तो ये दोनों के यहां से वैल्यू सी आ गई, और नीचे क्या बचा, आर वाला बचा, तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर और म्यू आर। तो ये आ गया हमारा आंसर, सी और रिलेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में, v इज इक्वल टू सी बाई एप्सिलॉन आर म्यू आर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट वाला जो है v इज इक्वल टू सी, फर्स्ट वाला ऑप्शन यही बोल रहा है, वो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर। ठीक है, बाकी v इज इक्वल टू सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई मीडियम में किसी भी लाइट की स्पीड उससे ज्यादा थोड़ी ना हो सकती, एयर। और ये दोनों तो क्या है, डायमेंशनली रॉन्ग है, सिर्फ दोनों का ही रेशियो दे रहा है, एप्सिलॉन आर बाई म्यू आर और म्यू आर बाई म्यू आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इस। ठीक है, अब 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा है, बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में देखते हैं। 2 स्टेटमेंट, और इसमें हमें आंसर बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट वरेक्ट कौन सी है, कौन सी इनकरेक्ट है। देखते हैं, पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फिनिटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। सही बोल रहा है, कैसे, बायो-सैवर्ट लॉ जो क्या होती है, जैसे एक प्रकार से क्या होती है, ये एनालॉग होती है कूलम्स लॉ के। कूलम्स लॉ क्या करती है, एक छोटे चार्ज की आपको क्या देती है, उसकी फील्ड देती है, मतलब फोर्स देती है। एक प्रकार से उस छोटे चार्ज से कितना हो रहा है फोर्स। और बायो-सैवर्ट लॉ क्या करती है, एक वायर ले लेंगे हम, एक करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसमें उसमें से छोटा सा जो एलिमेंट है उसके बारे में हमें क्या देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा, आइडियल रहता है। तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्ट लॉ इज एनालॉग टू द कूलम्स लॉ, सेम रहता है ये, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ सेम रहती है उसकी, ऑफ चार्ज क्यू विथ फॉर्मर मतलब बायो-सैवर्ट लॉ को बोल रहा है, बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स आइडियल व्हाइल लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स। तो क्या बोल रहा है, बायो-सैवर्ट लॉ एक स्केलर सोर्स से होती है, और
जो कूलम्स लॉ है वो वेक्टर से होती है। जस्ट उल्टा बोल दे रहा है ये लाइन ना सेम आपको एनसीईआरटी बुक में दिख जाएगी, यदि आप जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में सेम लाइन दिखी हुई है। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था उसको कि बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, आइडियल वेक्टर होता है ये आइडियल बायो-सैवर्ट लॉ में, ये वेक्टर फील्ड होती है। यहाँ पे स्केलर नहीं, यहाँ पे वेक्टर आता, जस्ट उल्टा बोल दे रहा है ये। और चार्ज तो भाई स्केलर क्वांटिटी ना भाई, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है। तो फॉर्मर क्या होगा, वेक्टर होगा, और जो लेटर है वो क्या होगा, स्केलर होगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, वो उल्टा बोल दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये होगा हमारा फोर्थ इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे वेक्टर फील्ड होती है, बायो-सैवर्ट लॉ को देखें तो डी बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, म्यू 0 4 पाई डॉट लगा देते हैं आई डीएल वेक्टर होता है। तो ऐसे देखें इसको, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं मैं, क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म से हटाऊंगा तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो बायो-सैवर्ट लॉ है वो वेक्टर सोर्स के कारण होती है। ठीक है, क्योंकि आईडीएल आर है, आईडीएल आर, और जो कूलम्स लॉ है वो किसमें रहती है, चार्ज से रहती है, सोर्स उसमें चार्ज रहता है, तो वो तो एक स्केलर सोर्स है। तो इसलिए फोर्थ क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 20 टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो के एंड तक पार्ट 3 में और क्या देखेंगे हम, और 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू।